हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और मेरा ऑनलाइन आने का उद्देश्य एकमात्र ये है कि मैं जितने भी बच्चे हैं अपने भारत के या और कहीं विश्व के बच्चे अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, उन सभी को मैं उनकी मंजिल तक पहुँचा के रहूँगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 90 to 95% बच्चे, 90 से 95% बच्चे, उनको पता ही नहीं है कि मेरे को बनना क्या है, मेरा एम क्या है, मेरी मंजिल क्या है। तो ये आयुष सर, अगर आप आयुष सर के साथ जुड़ोगे, उन पर भरोसा रखोगे और जो आयुष सर पढ़ा रहे वो उनको आप पढ़े करोगे तुरंत, और उनकी बातों को, मतलब मेरी बातों को जो ध्यान में रखेगा वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएगा। और बीच बीच में मैं पर्सनल गाइडेंस भी देते रहता हूँ। ठीक है, तो आप मेरे से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट के एग्जाम्पल नंबर 1 to 5। 5 एग्जाम्पल हम देखेंगे जो कि एनसीईआरटी में मौजूद है, और 5 ही है बस। उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक करियर काउंसलिंग का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो। बाकी पर्सनल गाइडेंस के लिए भी मेरे को मोबाइल नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो और ऑफलाइन कोचिंग में भी आ सकते हो। चलिए आयुष सनावद में हमारी कोचिंग लगती है। अब ऑफलाइन आप आ सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं 700 to 800 स्टूडेंट 7 से 8 साल में को हो गए। हर साल 100 बच्चे कहीं ना कहीं अपनी मंजिल तक पहुंच रहे। और ऐसा मैं नहीं, ऐसा वो खुद फोन ला के बोलते हैं, किसी के जरिए मुझे पता चलता है सर आपकी वजह से उसने ये कोचिंग ज्वाइन कर ली, आपकी वजह से उसने बायो लिया था, आपकी वजह से उसने IIT पल्स ज्वाइन किया, आपकी वजह से उसने LN कोचिंग ज्वाइन किया, आपकी वजह से मैं अनअकैडमी कोचिंग, मैं कोचिंग के नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि सब कोचिंग अच्छी है, सारी कोचिंग अच्छी है। जितनी भी कोचिंग्स है सारी की सारी कोचिंग्स अच्छी है। बस अपने को कहाँ से फायदा मिल रहा है, अपने को कहाँ से समझ में आ रहा है। और हर बच्चे को अलग अलग कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है। कहीं पर कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा होता है, कोई बच्चे के लिए कोई टीचर सूट कर रहा होता है, कहीं कहीं पर सूट नहीं कर रहा होता है। सब चीज़ें मैं पर्सनल गाइड करके बताता हूँ, तो आप मेरे से जुड़े रहे और मेरे से पर्सनली भी मिल सकते। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 1? एग्जाम्पल नंबर 1 ये बोल रहा है, इस साइड ऑफ द क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया? आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? 6a², ये साइड स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² होता है। 6 इंटू साइड कितना है? साइड है 7.203, स्क्वायर है, 2 बार लिख देंगे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मिल जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा उसने? द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। हमको वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी निकालना है और सिग्निफिकेंट फिगर का भी ध्यान रखना है, मतलब हमको कहीं ना कहीं वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर भी निकाल के देना है। हमको निकालना है क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब, मतलब ए का क्यूब, मतलब ए क्यूब। मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए हम इसको 3 बार लिख देंगे। 7.203, क्योंकि साइड हमको दी हुई है, ये क्यूब है, 3 बार लिख दो। 7.203, 7.203 इंटू 7.203। इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हमको सिग्निफिकेंट, जैसे यहाँ पर आंसर आ रहा है, इसका आ रहा है 11299। एनसीईआरटी में आप लोग जाके देख सकते हो 254, ये इसका आंसर आ रहा है। ये इसका क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें सिंपल इंटू करके एरिया निकालना है। तो आपको वैल्यू याद ही कर लेना, आप एग्जाम में कैलकुलेट करोगे दिक्कत आ जाएगी। हर चैप्टर के एनसीईआरटी से 1 से 2 क्वेश्चन आपको याद करना है आंसर, और आप याद क्या करना है, प्रैक्टिस इतने कर लोगे 3 बार, रिविजन 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 3 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपको कोई सी भी चीज ध्यान में आ जाएगी। अब यहाँ पर अपने को सिग्निफिकेंट फिगर में भी कन्वर्ट करना है। ये हमारा आंसर आ गया मीटर क्यूब में। अब इसका हमको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। तो क्या करेंगे, हम ये वैल्यू उठाएंगे, और मैंने आपको जो भी बोला था कि जिस वैल्यू को भी आपको कन्वर्ट करना है, जैसे पॉइंट के बाद आपको एक वैल्यू को कन्वर्ट करना है, तो आप उसके आगे वाली वैल्यू उठा लो। इसको y सपोज कर लो। अब y हमारा 5 से क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि 9 है यहाँ पर, 9 है यहाँ पर, 9 5 से क्या है? ज़्यादा है। तो अगर 5 से ज़्यादा होता है तो हम एक वैल्यू बढ़ाकर लिख देते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस कर देंगे 2 पे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म।
5 से कम होता है, मान लो 4 होता, तो फिर हम कोई भी चेंज नहीं करते, वही तो वही हम रहने देते, तो यहाँ पर 2 आ जाता। समझ में आ गई बात। अब अगला हम देखते हैं, इसको जब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे तो साइड क्यूब होता है, इसको 3 बार लिख देंगे, 3 बार लिख दिया। इसका आंसर कितना आ रहा है भैया, इसका आ रहा है 373.714,754। कितना आ रहा है, 714। अब यहाँ पर देखो, जैसे 1 को हमने उठाया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक वैल्यू बचना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर में, हमको मालूम है, तो ये क्या करा, 373.1 ही आएगा। क्यों 1 आएगा, ये 1 है कि 7 है भैया, ये 7 है ना, तो 7 ही रहेगा। फिर ये 7 है, ये 1 को हमने उठाया यहाँ से, तो 7 आएगा। फिर देखो, ये 1 को हमने यहाँ से उठाया, इसको 5 मान, इसको y माना, और मैंने आपको बोला था कि y की वैल्यू अगर 5 से ज़्यादा है तो बढ़ा के लिख देंगे 1 प्लस करके। पर अगर y की वैल्यू 5 से कम है, जैसे 1 है, 1 क्या 5 से कम है, ये 1 जो है 5 से कम है, तो जो वैल्यू उसके पहले लिखी हुई है उसको हम वही रहने देंगे। समझ में आ गई बात। तो ये 1 इसके पहले जो वैल्यू लिखी हुई है उसको हमने वही रहने दिया, 7 था तो 7 ही रहने दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आप लोग यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं, ये पूरा आंसर करा हुआ है, या मैंने जो समझाया इसमें से भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलो राइटिंग पर ध्यान देता हूँ। वो क्या है ना कि मैं दिमाग पर भरोसा रखता हूँ, राइटिंग तो आखिरी में बोले ही भरना है हमको, समझ में आपको आना चाहिए, दिमाग क्लियर होना चाहिए। स्टीफन हॉकिंस का सिर्फ दिमाग ही चलता था, है ना। अगर मैं कोशिश करूँगा कि और आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा, समझ में तो आया होगा। ये यहाँ पर भी इसलिए क्वेश्चन भी है और आपका आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तब नोट डाउन कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सिंपल क्वेश्चन है देखिए ध्यान से। 5.74 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, एक्सप्रेसेस इट डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन द व्यू। आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि 5.4 सब्सटेंस ऑक्यूपाई 1.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन द व्यू। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मास और वॉल्यूम देके रखा हुआ है, एक सब्सटेंस है जिसका मास और वॉल्यूम आपको देके रखा हुआ है, आपको डेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम होता है, पर बाद में आपको सिग्निफिकेंट फिगर का भी ध्यान रखते हुए आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए। मतलब आपको सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में, मतलब प्रॉपरली आपको पॉइंट के बाद एक टर्म और पॉइंट के पहले एक टर्म, जो भी रूल्स होते हैं हमारे डिवाइड वाले, उसको अपने को ध्यान रखना है। जैसे कैसे ध्यान रखेंगे, देखो मास क्या होता है, मास है यहाँ पर 5, यहाँ पे किलोग्राम में कन्वर्ट किया गया इसमें, देख लो ग्राम में करा हुआ है। एनसीईआरटी में आप लोग जैसे सॉल्व किया वैसे करना। अदरवाइज हमारे भारत में क्या चलता है, एम के मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। जैसे यहाँ 5 पॉइंट, यहाँ पे हमको सिग्निफिकेंट फिगर सिखा रहा है वो, इसलिए उसने डायरेक्टली ले लिया, और यहाँ पर 1.2 वॉल्यूम आ जाएगा। ये वॉल्यूम हो गया, ये मास हो गया। देखो हमको सिग्निफिकेंट फिगर सिखा रहा था वो, उसको यूनिट से उसको मतलब नहीं है अभी। तो 5.74 और 1.2। अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो आप लोग ध्यान रखें कि जब भी हम किसी दो चीज़ को डिवाइड करते हैं, तो हमको सबसे पॉइंट के बाद कम वैल्यू लेना है। उसी टर्म में क्या आएगी, सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू आएगी। उसी टर्म में क्या आएगी, सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू आएगी। मतलब पॉइंट के बाद कम से कम वैल्यू होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट के बाद अगर एक वैल्यू है, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक और दो वैल्यू है, यहाँ पर एक वैल्यू है और यहाँ पर दो वैल्यू। तो पॉइंट के बाद जितनी कम वैल्यू रहेगी वही आपको पिक करना है, और इसी फॉर्म में आंसर आना चाहिए। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो पॉइंट के बाद एक वैल्यू होना चाहिए और पॉइंट के पहले होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर इसको डिवाइड करा था, तो डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है 4 पॉइंट, क्या आ रहा है 4 पॉइंट, देखना 4.783 ये आ रहा है। आप लोग उसको कैलकुलेट कर लेना, मैं सिग्निफिकेंट फिगर सिखा रहा हूँ 4.7। अब देखना यहाँ पर हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, तो यहाँ भी क्या बचना चाहिए, पॉइंट के बाद एक वैल्यू। तो 7 में क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। क्यों, क्योंकि इसके बाद वाली वैल्यू को हमने y माना, और ये y जो है 5 से क्या है, बड़ा है। 5 से बड़ा है तो यहाँ पर 1 प्लस करके लिख दिया, कितना लिख दिया 8 लिख दिया। तो सिग्निफिकेंट फिगर में बाकायदा कन्वर्ट हो गया है, और ये यूनिट आप लोग लगा लेना, क्या हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप लोग नोट डाउन कर सकते। मतलब आपको इतनी सी बात याद रखना है कि अगर आप डिवाइड करोगे या मल्टीप्लिकेशन करोगे, पॉइंट के बाद लिस्ट नंबर जिस भी वैल्यू में होगा उस वैल्यू को पिक करना है और सिग्निफिकेंट फिगर में लिख देना है। तो ये नोट डाउन कर लें। ये मास है, ये वॉल्यूम है, डेंसिटी निकाला मास अपन वॉल्यूम, ये आ गया। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमने क्या पढ़ा था,
पॉइंट के बाद एक वैल्यू शिफ्ट कर दिया, 4.8 आया। यहाँ पर 5 से ज़्यादा वैल्यू, इसको y लिया 8 को, 5 से ज़्यादा है इसको 7 को 1 प्लस करके लिख दिया, 4.8 हमारा आ गया। राउंडिंग ऑफ हमने कर दिया। तो राउंड ऑफ करना आपको आना चाहिए। राउंड ऑफ करना मैंने आपको सिखाया था, सिग्निफिकेंट फिगर जो आपको बनाने के लिए राउंड ऑफ करना पड़ता है ना, तो राउंड ऑफ करना मैंने आपको सिखा दिया था, अब उसको जाकर देख सकते हो। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1.3 देखते हैं। बहुत सिंपल है, आपको सभी को आता है ये वाला। वो बोल रहा है कि आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, दो कंडीशन है, एक LHS वाली कंडीशन है, एक RHS वाली कंडीशन, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इन दोनों को आपको क्या बताना है कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं डायमेंशन के टर्म में। LHS पहले हमने पिक किया, अब LHS क्या बोल रहा है वो, LHS क्या बोल रहा है वो, LHS है हमारे पास हाफ MV स्क्वायर, ये हमारे पास LHS है। इसका हमको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है ना, और चेक करना है वेदर द इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। देखो बहुत सिंपल है, आपको याद है, पहले LHS सॉल्व कर लो, फिर RHS दोनों बराबर आ गया, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है। सिंपल क्या होगा, देखो हाफ का तो कोई डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं, मास का कितना हो जाएगा m, वेलोसिटी का क्या होता है LT-1 स्क्वायर एज इट इज, कितना हो जाएगा ये m L2T-2, ये 2 यहाँ भी आ जाएगा, ये 2 यहाँ भी आ जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको मर्ज करके लिख दो ML2T-2, ये आ गया हमारा LHS। अब हम उठाएंगे RHS, तो RHS क्या हो जाएगा, देखना बहुत सिंपल है। RHS क्या हो जाएगा, क्या है हमारे पास RHS mgh, इसको सॉल्व करते हैं। मास का कितना होगा m, ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है LT-2, कितना हो जाएगा LT-2। फिर क्या होगा एज, हाइट मतलब लेंथ, तो L ले लेंगे, समझने के बाद। देखो ये मास एज इट इज ऐसा का ऐसा, इसको मर्ज कर लेते हैं, ये 1 है और ये 1 है, कितने हो जाएंगे 2, तो L2T-2। तो देखिए ये जो RHS है और ये जो LHS है, तो देखो दोनों बराबर है, ML2T-2 ML2T-, मतलब डायमेंशनली क्या है, इक्वेशन सही है, करेक्ट है। LHS बराबर RHS है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। LHS बराबर क्या आ जाएगा RHS, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लेना, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। क्या करोगे, हमको बाद में भी नो दैट, फर्स्ट हम क्या लेंगे LHS को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा आंसर, फिर RHS लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, आएगा, तो भी नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मात्र 2 क्वेश्चन हमारे बचे और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, कौन कौन से क्वेश्चन तो बचे हैं। एक हमारा सिंपल पेंडुलम वाला बचा हुआ है ना, और हमारा एक और सिंपल क्वेश्चन है, ये काइनेटिक वाला ही। चलो आप ही कर लोगे, जरूरत ही नहीं है आपको। देखो एग्जाम्पल नंबर 1.4 क्या बोल रहा है, ये आप ही करना, ये आप ही करना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्गुमेंट्स, K इक्वल टू m स्क्वायर v क्यूब, K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, K इक्वल टू ma, K इक्वल टू 3/16 mv स्क्वायर, K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस m। तो आपको इसमें बताना है कि आपको 5 कंडीशनें दी हुई है, 5 क्वेश्चन दिए हुई है, A B C D E, A B C D E, A B C D, ये पांचों में से कौन सा जो काइनेटिक एनर्जी को फॉलो कर रहा है या सेटिस्फाई कर रहा है डायमेंशनल फार्मूले को, किसको, डायमेंशनल फार्मूले कौन सेटिस्फाई कर रहा है, इसके फार्मूले को, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, m का m, b का कितना हो जाएगा LT-1, ये स्क्वायर एज इट इज, कितना हो जाएगा ML2T-2। अब इसको सेटिस्फाई कौन कौन कर रहा है हमको चेक करके बताना है। तो पहले हमने चेक किया A, तो A में देखो इसका हम डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे, क्या हो जाएगा m स्क्वायर, b क्यूब का क्या हो जाएगा L, भाई मास है, मास को हमने लिया m, वॉल्यूम है, वॉल्यूम को लिया हमने L क्यूब, और क्यूब ऐसा का ऐसा, तो ये होने वाला है क्या, नहीं, ये तो m क्यूब L6 आ जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं सेटिस्फाई करने वाला है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर ये तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ही आ गया हाफ mv स्क्वायर, तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, तो b वाला सेटिस्फाई कर रहा है। और कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है देख लेते। फिर यहाँ पर k इक्वल टू ma, ma में क्या होता है, मास का m, और एक्सीलरेशन का होता है LT-2, इसको मर्ज करेंगे क्या हो जाएगा m L2T-2, तो m यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है क्या, यहाँ पर 2 है,
मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ए भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, पर बी कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर 3/16 है और यहाँ पर 1/2 है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कांस्टेंट का हमारा डायमेंशन फार्मूला बताया ही नहीं हमको, ऐसा कोई रूल बना ही नहीं है। तो mb² का फार्मूला यहाँ भी है और ये सेटिस्फाई कर रहा था बी वाला, और mb² का फार्मूला यहाँ भी है, ये सेटिस्फाई कर रहा था, मतलब ये डी वाला भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि यहाँ पर mb² का हमने निकाला था, क्या निकाला था, ml2d-, मतलब बी भी सेटिस्फाई कर रहा है, डी भी सेटिस्फाई कर रहा है, पर ए और सी नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर बीच में क्या आ गया, एडिशन आ गया, बीच में क्या आ गया, एडिशन आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसका और इसका कुछ अलग निकल जाएगा। सेम वहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, डायमेंशनल फार्मूलेस नहीं है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि दो शेर मिलके एक शेर बनेगा। जैसे यहाँ पर दो लायन है, दोनों लायन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक लायन मिलेगा। कि ऐसा होगा, एक लायन और एक मंकी को मिलाएंगे तो उसका बच्चा लॉयन हो जाता, नहीं, अगर लॉयन दोनों है तो लॉयन ही वहाँ पर आंसर मिलेगा। जैसे अपन क्या, एक मनुष्य है, एक ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग बनेंगे, दो ह्यूमन बीइंग मिलके एक ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, सेम होना चाहिए। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, इसलिए ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका अलग टाइम का फॉर्मूला निकलेगा और इसका अलग निकलेगा। एम का कितना था यहाँ पर, ml_t-2 और हाफ mv² का हमने, इसलिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं, एक तो बी वाला सेटिस्फाई कर रहा है और एक डी वाला कर रहा है। देखो आ रहा हमारा आंसर। तो यहाँ भी क्या बोल रहा है, करेक्ट बी और डी वाला, बाकी सब करेक्ट नहीं। आगे बात समझ में। अब हमारा बचा एक लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5, और आज का हमारा वीडियो खत्म। आप भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर सौम्य, सावन, गौरव, समझ में आ रहा है, हमारा फेवरेट स्टूडेंट है भैया, ऑफलाइन जो बच्चे, गौरव, सावन, साक्षी, तरुण, है ना, सौम्य, जितने भी बच्चे, ओम प्रकाश, ये सब हमारे फेवरेट स्टूडेंट है। और ऑनलाइन भी बच्चे कुछ फेवरेट बन चुके हैं और कुछ बस ये है कि रिप्लाई नहीं करते, कमेंट नहीं करते, है ना। बाद में आके बोलते सर हमको तो मज़ा आ गया, सर हमको तो वाली चीज़ समझ में आ गई थी, सर ऐसा हो गया। अरे भैया कमेंट करके भी आपको बताना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा, तो सबको भी बताना पड़ेगा ना भैया। तो आप कमेंट करें और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा, एग्जाम्पल यूनिट एंड मेजरमेंट का, एग्जाम्पल नंबर 1.5। बहुत सिंपल है, कोई भी दम इसमें नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 1.5 क्या बोल रहा है, इसका आंसर आपको नोट डाउन करना है, अभी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये आंसर है आपका। चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, लेना कैसे सबको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, किस टाइप के, कि अगर आपको वहाँ पर फॉर्मूला बनाने को बोल दें, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड, आपको टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन बताना है, जो कि ये होता है t = k √L/g। ये आपको एक्सप्रेशन बनाना है, या इसी को हम लिख सकते हैं t = 2π √L/g। ये दोनों फॉर्मूले आप लोग डिराइव कर सकते हो। स्मॉल आएगा यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ये k की जगह 2π है, कॉन्स्टेंट है, इसको मानते हैं, लिखो ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, ये अंडरस्टैंडेबल है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, हमको टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकाल के देना, फॉर्मूला ही डिराइव करना है। तो जब भी आपको याद रखना फॉर्मूला डिराइव करना है, तब आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। क्या बोला मैंने, कि किस चीज़ पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है, आपको वही बात खाली याद रखना है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में, डिराइव करने वाले क्वेश्चन में, डेरिवेशन वाले क्वेश्चन में, स्टार्टिंग पॉइंट आपको, जितने बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन ध्यान सुन लो, बस 2 मिनट का और खत्म हो गया वीडियो हमारा। जो भी आपको डिराइव करना है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट याद होना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था कि कहाँ से चालू करना है। यहाँ पर कहाँ से चालू करना पड़ेगा, कि टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर तो क्वेश्चन में दे दिया है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, पर अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि जब भी फॉर्मूला डिराइव करना है तो हमको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है। बस बात खत्म, इतने में पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। जी हाँ, पूरा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात कितनी आ रही। देखो डेरिवेशन जब भी सॉल्व करोगे ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर याद रखना। न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करोगे तो फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट, केस स्टडी पूरा डीपली थ्योरेटिकल स्टडी होना चाहिए। केस स्टडी क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। एक टॉपिक को पूरा निचोड़ डालो, 3-4 चैप्टर में हर साल केस स्टडी रिपीट आती है, मैं बताऊंगा आखिरी में, वही कर जाना, आप पे पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 11th में भी, 12th में भी, 10th में भी, 9th में भी, सभी सारी क्लास में
क्लास 9, 10, 11, 12 जो भी मैं पढ़ाता हूँ उससे बाहर नहीं जाता। देखो जैसे यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ वैसा आप लोग कर लो। क्या बोला मैंने कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है? देखो यहाँ पर लेंथ पे कर रहा है, मास पे कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर डिपेंड कर रहा है। यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस, आपको डायमेंशन की मेथड सॉल्व करना है। डायमेंशन मतलब क्या कि मास का एम होता है, लेंथ का एल होता है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो यहीं पर अपन लिख लेते हैं। चालू करता हूँ मैं यहाँ पर। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है। वो टाइम पीरियड जो डिपेंड कर रहा है वो एल पर डिपेंड कर रहा है, वो मास पर डिपेंड कर रहा है ना, एम पर डिपेंड कर रहा है, एम पर डिपेंड कर रहा है, और वो किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब जी पर डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? के आ जाएगा, क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा। यहाँ पे इसने एम को पहले ले लिया है या एल को पहले ले लिया है, एल जी एम ले लिया है, आगे पीछे आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर इसने एल जी एम, देखो यहाँ पर ये कैसे आया है, देखो ध्यान देना, एक यहाँ पे प्रोपोर्शनल था, प्रोपोर्शनल जाएगा क्या जाएगा? क्या जाएगा? जैसे एनसीईआरटी में क्या वैसा अपन कर लेते हैं, एल जी एम। इसको उसने क्या सपोज किया? ए बी सी, इसलिए अपन ने इसको ले लिया। आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी की वैल्यू आ जाएगी। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ, भाई कोशिश करा करो जैसा एनसीईआरटी में किया ना वैसा। देखो क्या करना था हमको, टाइम, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको, और नहीं भी दिया तो हमको पता होना चाहिए। ये जो टाइम है सिर्फ 2 मिनट का, ध्यान देना, सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा नहीं हुआ। मेरा वाला आंसर अच्छा लगे मेरा वाला लिख लेना, आपको ये वाला आंसर अच्छा लगे, ये भी मैंने ही लिखा है, तो सिस्टमेटिक है थोड़ा, ये इसको लिख लेना। पर मैं जो कोशिश करता हूँ, जो समझाता हूँ ना, उसी को आप लिखा करो, ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके नोट्स बनाया करो। देखो टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ, मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये प्रोपोर्शनल था, ये प्रोपोर्शनल था, एल जी एम। अब एल जी एम जैसे प्रोपोर्शनल आटा, कॉन्स्टेंट क्या लग गया? के लिख दिया। इसको हमने आगे पीछे करके लिख दिया, एनसीईआरटी में जैसा लिखा वैसा लिख दिया। अब हमको डायमेंशन की मदद से निकालना है, उसमें बोला डायमेंशन का यूज करना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि एल का डायमेंशन क्या होता है? एल। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होता है डायमेंशन? एल टी माइनस 2। मास का कितना होता है? एम का कितना होता है? मास होता है। इनका हमको यूज करना है, इनकी वैल्यूज निकालना है। तो देखो यहाँ पर जो टी का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? एम जीरो, एल जीरो और टी वन, ये हो जाएगा इक्वल टू, फिर हम कंपेयर कर लेंगे। तो हमेशा क्या करा करो, जो भी जिस पर डिपेंड कर रहा है उसको लिख दिया करो, और यहाँ पर डायमेंशन लिख के कंपेयर कर दिया करो, आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन, तो सिर्फ 1 मिनट का, ध्यान से देखो कैसे हमको ये फार्मूला लाना है। ये के का तो कुछ होता है ना, एल का हमने ए की इसका सपोज किया, यहाँ पर ए, यहाँ पे सपोज किया बी, यहाँ पर क्या सपोज किया? ए सपोज किया, यहाँ पर बी सपोज किया, यहाँ पर पावर में क्यों सपोज किया? क्योंकि हम पावर से तो क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, इसलिए। तो एल हमने लिखा, यहाँ पर एल का एल लिखा, ठीक है। तो जी का क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, जी का क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 2, डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा जी का, और एल का एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी, और सी का क्या हो जाएगा? एम। तो एम के ऊपर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर एल के ऊपर ए आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। देखो बहुत सिंपल है, ध्यान से कैसे लिखेंगे, हम मर्ज करके लिख दो। तो एम जीरो, एल जीरो, टी वन, तो कुछ भी नहीं किया है, बस जो जिस पर डिपेंड करता था उसको हमने प्रोपोर्शन के टर्म में लिख दिया है, और इसके ऊपर पावर में एबीसी हमने सपोज किया। इस एबीसी की वैल्यू हमको निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि यहाँ पर देखो पावर में हमने टी को सपोज किया है m0 l0 t1, मतलब यहाँ पर पावर को ही हम एबीसी से कंपेयर करेंगे और एबीसी की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? देखो अब सिंपल कंपेयर करना, लिख दो इकट्ठा। देखो कैसे लिखेंगे, ये एल वाले साथ में लिख दो, तो क्या हो जाएगा? जैसे ये एल की पावर ए है और यहाँ पर एल की पावर बी है, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एल ए और एल बी। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? टी माइनस 2b। फिर यहाँ पर m पावर c, है ना, बाहर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंपेयर कर लो, अब कंपेयर कर लो। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मास तो कितना है, इसको ABC या XYZ भी आप लोग ले सकते हो, और ठीक है हमने ABC ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी लेंथ को कंपेयर करा हमने, लेंथ को कंपेयर किया, तो यहाँ पर लेंथ तो भी 0 ही है ना, ठीक है। तो ए और बी, ए प्लस बी कितना हो गया? ए प्लस बी कितना हो गया? एक बार चेक कर लेना भैया। इसके बाद आ गया, ये इसके पास आ गया, ये इसके पास आ गया, इसके पास आ गया, ठीक है भैया, सही। उसके बाद ये हो गया। अब कंपेयर करना सिंपल, तो टाइम पीरियड को कंपेयर करेंगे। देखो टाइम पीरियड में क्या होगा?
बहुत सिंपल है, देखना ध्यान से, आगे आंसर। पहले हम टाइम पीरियड को कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि एम जीरो एल जीरो है, ए बी इक्वल टू क्या लिख दिया, 0, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखो टाइम पीरियड माइनस टू बी इसके बराबर है, माइनस टू बी या 1 के बराबर है। तो देखो यहाँ बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2, बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2, और ये बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस की 1/2, ए की वैल्यू आ जाएगी ए इक्वल टू 1/2। समझ में आई बात। अब एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, एनसीईआरटी में एक्स वाई जेड से किया हुआ है, ए बी सी से भी कुछ भी ले सकते हो क्योंकि ये तो वेरिएबल है। तो देखो अपन ने क्या किया, टाइम पीरियड की वैल्यू हमको पता थी, तो हमने क्या किया, टाइम पीरियड वैल्यू को कंपेयर करा टी की पावर 1 से, तो कितना आ गया, -1/2, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास से सी की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि मास से कंपेरिजन करेंगे, यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू कंपेयर करेंगे 0 से, ए प्लस बी इक्वल टू 0 होगा, और ये हो जाएगा -2b इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -1/2 आ गया, यहाँ पुट किया, ए की वैल्यू आ गई 1/c हो गया। बोलो कोई दम है क्या, कुछ भी दम नहीं है, समझना ही बात। अब ये जो वैल्यू आई है इनको यहाँ पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, ए की वैल्यू हाफ आई है तो टी इक्वल टू के, ए की वैल्यू हाफ आई है, ए की वैल्यू हाफ आई है तो एल की पावर 1/2, बी की वैल्यू आई है -1/2, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आई है, -1/2। देखो ध्यान से, आगे आंसर ना 1 मिनट का बचा है बस, है ना। ए की वैल्यू आई है, ए की वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू आ गई हाफ, और जी की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2, एम के ऊपर सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 0, तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी 1/2, बी की वैल्यू लिख दी हमने यहाँ पर -1/2, सी की वैल्यू लिख दी यहाँ पर 0, किसी पावर में 0 का तो 1 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया कि ऐसा का ऐसा, एल की पावर 1/2, और ये -1/2 नीचे है, क्या हो जाएगा, +1/2, और इसको हम 1/2 का मतलब क्या था, रूट, इसको मर्ज करके इकट्ठा लिखेंगे, क्या आ जाएगा, के √L/, ये आ गया हमारा आंसर, के इक्वल टू के √L/G। इसको हम 2π भी लिख सकते हैं, इसको लिख देना 2π√L/। मतलब कुछ भी नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे बहुत सिंपल चीज है। कैसे सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, टाइम पीरियड जिस पर डिपेंड कर रहा है उसको हमको लिख देना है। टाइम यहाँ पर लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, हमने लिख दिया, प्रोपोर्शनल करके के हटा दिया, के कांस्टेंट क्या है, एलजीएम याद रखना, बीजीएम नहीं होता है, ऐसा एलजीएम होता है ना। हमने एनसीईआरटी के टर्म में आगे पीछे लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं, एक टी इक्वल टू के एलजीएम हमने लिखा, फिर हमने क्या किया, लेंथ को एल लिखा, तो डायमेंशनल लेंथ का एल होता है, ग्रेविटी का L-2 होता है, मास का m होता है। सिंपल हमने यहाँ पर पुट किया, एल की जगह, जी की जगह, एम की जगह, ठीक है, और ऊपर पावर ABC लिख दिया, क्यों, क्योंकि हमने टी को यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला के टर्म में लिखा है, या पावर को हमको कंपेरिजन करना, उसी से हमारा फार्मूला बनेगा। तो कुछ भी नहीं करना रहता, जो इससे डिपेंड कर रहा है वो लिख दिया, डायमेंशन फार्मूला लिख दिया, कंपेयर कर लिया, ABC की वैल्यू निकाल ली, ABC की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर पुट कर दिया। मतलब 3 स्टेप में यहाँ पर काम हो रहा है। पहली स्टेप क्या था, उसको नोट डाउन कर लेना। पहली स्टेप क्या था, किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, तो टाइम पर डिपेंड कर रहा था ना, किस पर डिपेंड कर रहा है, LGM पे। फिर हमको मालूम था इसका डायमेंशन फार्मूला, इसका डायमेंशन फार्मूला था m0 L0 t की पावर 1, के तो एज इट इज, एल का कितना होता है L, जी का कितना होता है LT-2, एम का कितना होता है m। फिर हमने सपोज किया यहाँ पर A B C, क्योंकि हमको इसको ही कंपेयर करना है। हमने मास को देखा, यहाँ पर मास को कंपेयर करा, तो मास में तो कोई था नहीं, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। फिर हमने यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा, तो T-2 मतलब टी से कंपेरिजन करेंगे कितना आएगा, -2b इक्वल टू 1, बी इक्वल टू आ गया -1। फिर ए बी को कंपेयर करेंगे, एल और एल को लेंगे, एल एक ए यहाँ आएगा, एक बी यहाँ आएगा, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 0, तो यहाँ पर एल की पावर 0 है, तो यहाँ पर बी आ गया था हाफ और सी आ गया था ये, और ये बी की वैल्यू यहाँ आप पुट करेंगे तो ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ए प्लस का हाफ आ जाएगा। इसी को यहाँ पर पुट कर दिया हमने, ये ए बी सी इसको सपोज कर लिया, ठीक है, इसी को यहाँ पर पुट कर दिया, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। जैसे यहाँ पर क्या है, तो टी इक्वल टू क्या हो गया, के, ए की वैल्यू थी हाफ और बी की वैल्यू थी -1/2 और सी की वैल्यू थी 0, तो ये तो 1 ही हो गया। फिर ये कितना आ गया, के एल हाफ अपॉन जी की पावर हाफ, कितना हो गया ये, के √L/, या फिर इससे 2π/√L/। इस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे, आप लोग नोट डाउन कर लेना।
और यहाँ पर भी बाकायदा लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहो तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। हाँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, बड़ा तो नहीं था, बहुत सिंपल था, पर आप पहली बार कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। मैंने जो पढ़ाया है अभी इसको एक बार खाली आप रिपीट एक बार देख ले, पांचों क्वेश्चन को करके देख ले, मैं गारंटी लेता हूँ आपको आसानी से बन जाएंगे। एक बार आप खाली खुद से करो, उसके बाद कुछ बोलना। जब तक कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है, जब तक आप खुद से नहीं उसको पढ़ ले, तब तक आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए। 70% टीचर का समझ में आना चाहिए, 30% आपको जब खुद कर लो भाई पूरा समझ में नहीं आना चाहिए। 100% तभी समझ में आना चाहिए जब हमको खुद से एक बार हमने पढ़ लिया है। खुद से जब हम पढ़ लेंगे तब पूरा 100% आपको आना चाहिए, तब बोलना चाहिए हाँ सर अब हो गया हमारा 100%। कोई भी टीचर आपको पढ़ाए 70 से 80% आना चाहिए। 20% बचा हुआ क्या आप जब खुद कर लोगे तब आपको समझ में आना चाहिए। अब कल मिलेंगे हम 100 से क्वेश्चन के साथ, तब तक आपको जो करना है वो करो, बस 1 घंटा डेली पढ़ाई करना मत भूलना, ठीक है। चलो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में।